जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी आई QCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अपने घर में होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा भारतीय ज्योग्राफी का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में। कहने का मतलब है कि भारतीय अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो सब हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा परिचय। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा कि जो हमारी एक चीज़ छूट गई थी, क्या, द्वीप समूह। तो पहले मैं द्वीप समूह कवर करूंगा। जो हमने भारत का भौगोलिक विभाजन देखा था उसमें हमने 6 भाग पढ़े थे, उसका लास्ट भाग था द्वीप समूह। तो द्वीप समूह जो कोस्टल एरिया थे वो हमारे छूट गए थे, तो वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और अफवाह तंत्र के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात ऐसी है कि देश की मुख्य भूमि के विस्तृत भौतिक प्रतिरूपों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के दोनों भाग में दो प्रमुख द्वीप समूह भी स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये वाला पठार, इसके दोनों भागों में कुछ हमें द्वीप, दो प्रमुख द्वीप देखने को मिलते हैं। द्वीप समूह मछली पकड़ने, बंदरगाहों की क्रियाओं करने के लिए अनुकूल स्थितियां वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, द्वीप क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, स्थल क्षेत्र, जिसके चारों ओर क्या हमें पानी भरा हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाता है, द्वीप हो जाता है। तो वहां पर ये अच्छी स्थिति प्रोवाइड करते हैं, अनुकूल स्थिति प्रोवाइड करते हैं बंदरगाहों के लिए, मछली पकड़ने के लिए। यद्यपि भारतीय सीमा क्षेत्र में 4000 से अधिक द्वीप हैं, तथापि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप दो प्रमुख द्वीप समूह भारत में माने जा सकते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको अंडमान दिखा देता हूँ। अंडमान कहाँ है, तो ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये वे ऑफ बंगाल में आपका साउदर्न साइड मतलब दक्षिण साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अंडमान देखने को मिल रहा है। और अंडमान निकोबार भी दो भागों में है। ठीक है, ऊपर के भाग को अगर आप बात करें, उत्तर के भाग को ये उत्तर अंडमान है और दक्षिण के भाग को क्या बोलते हैं, ये निकोबार बोलते हैं। और ये 10 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो इतनी समझ में आई गई है। अब देखो, अंडमान में भी आपको कुछ समूह देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो, अंडमान में आपको देखने को मिलता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान भी अंडमान से अलग हो रहा है, ये भी कुछ चैनल से अलग हो रहा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आपको लोअर अंडमान दिख रहा है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की राजधानी है वो देखने को मिल रही है। कहाँ पर, अंडमान में देखने को मिल रही है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, मिडिल अंडमान और नॉर्दर्न अंडमान। ऐसे ही आपको निकोबार देखने को मिल रहा है। कार निकोबार है, निकोबार आइलैंड है, कचौली है, टेरेसा है, लिटिल निकोबार है, ये सब चीज़ें। ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार लिटिल निकोबार से किसी चैनल से अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपने अंडमान के बारे में थोड़ा सा देख लिया, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या है देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली द्वीपीय श्रृंखला है, वो हमने अभी देखी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। इस द्वीप समूह का आकार बड़ा है और इनकी संख्या अधिक और बिखरे हुए हैं। ठीक है, इनकी जो द्वीप है उसकी संख्या अधिक और ये बिखरे हुए हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कैसे बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। अंडमान अलग है, उसमें भी हमें बहुत सारी लिटिल अंडमान देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो मतलब ये बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के उभरे हुए भाग है। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये समुद्र में पर्वत है और ये बाहर ऐसे समुद्र से निकल आए हैं, तो इनको क्या 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 कहा गया है, द्वीप कहा गया है। ठीक है, इसकी भी एक क्रिया है, ये भी मैं चीज़ बताऊंगा कि ऐसे द्वीप बने कैसे। ये हम जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, भूगर्भ विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको एक एक करके ये चीज़ भी बताऊंगा बहुत अच्छे से कि ये क्यों ऐसे द्वीप का निर्माण हुआ, कि क्यों ये द्वीप, ये पहाड़ समुद्र से बाहर निकल आए और द्वीप बन गए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इस संपूर्ण द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान, जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर, और दक्षिण में निकोबार। ये दोनों द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। मतलब ये अंडमान है, ये निकोबार है, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो मैंने आपको दिखाया था उससे ये अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें कई छोटे छोटे ज्वालामुखी की क्रिया हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कई छोटे द्वीपों का जन्म ज्वालामुखी क्रियाओं से ही हुआ है। और भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। जो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। अब दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा मार्ग स्थित है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन सा मार्ग है, डुंकन मार्ग। दक्षिण अंडमान, ये दक्षिण अंडमान है, और ये पूरा तुम्हारा निकोबार है, लेकिन लास्ट में जाके छोटा सा आपको ये आपको थोड़ा सा जाके आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिटिल अंडमान देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर
हमें क्या बीच में एक चैनल देखने को मिलता है, मार्ग देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुंकन मार्ग बोलते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें, कौन कौन सी चोटियां हैं, तो सीडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, माउंट डेवलो मध्य अंडमान में स्थित है। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान की, सीडल पीक। कौन से अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। जैसे माउंट थ्वीटर है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और तटरेखा में कुछ कोरल निक्षेप हैं और समुद्र, कुछ बहुत ही सुंदर समुद्र तट है। विषुवत रेखा के समीप होने के कारण यहाँ संवहनीय वर्षा होती है और यहाँ विषुवत रेखीय वनस्पति पाई जाती है। विषुवत रेखा मतलब जीरो रेखा जो मैंने आपको बताई थी, उसके पास होने से यहाँ पर क्या होता है, संवहनीय वर्षा होती है और यहाँ विषुवतीय रेखीय वनस्पति भी बहुत अच्छे से पाई जाती है। ठीक है, ये सारा निकोबार जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे द्वीप समूह की, जो कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह आपको दिखा देता हूँ। ये भारत का तट है। कौन सा तट है, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के पास में आपको ये यहाँ पे क्या, लक्षद्वीप समूह देखने को मिलता है। ये भी बहुत छोटे छोटे क्या हैं, आइलैंड हैं। ये देखो आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बित्रा हो गया, किल्टन हो गया, चैटिएट हो गया, अगाती हो गया, पिट्टी हो गया। ये सारे क्या हैं, पूरे छोटे छोटे आइलैंड हैं। इनको मिलाकर क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में मालाबार तट के करीब है। ठीक है, इस साइड क्या पड़ता है, अरब सागर पड़ता है, इस बे ऑफ बंगाल पड़ता है, यहाँ पर हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, तो अरब सागर में किसके समीप है, मालाबार तट के समीप। और ये वाला जो तट है वो मालाबार तट है। ये द्वीप समूह मुख्यतः कोरल चट्टानों से बने हुए हैं। कविरत्ती द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सा, कविरत्ती द्वीप समूह। ठीक है, उस समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय। ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय। इस द्वीप समूह में ज्वारीय तट हैं जो असंगठित कंकड़, सिंगल्स, कॉल्स और बोल्डर से बने हैं। यह संपूर्ण द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल, उत्तरी में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कुन्नूर द्वीप से विभाजित होता है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल इसको विभाजित करता है, उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कुन्नूर द्वीप। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलो थोड़ा से और फैक्ट के बारे में बात कर देते हैं कि न्यूमोर द्वीप, यहाँ पर एक और द्वीप देखा गया है जो गंगा के मुंह पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये पूछा गया है, न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है, गंगा के मुंह पर, जो गंगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, तो यहाँ पर ही ये द्वीप स्थित है। और ये पम्बन द्वीप है, श्रीलंका और भारत के बीच मैन्नार की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पर क्या है, पम्बन द्वीप हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय मतलब सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, देखो ये मिनिकॉय, यहाँ से 9 डिग्री चैनल जा रहा है, जो 9 डिग्री चैनल है, तो मिनिकॉय से संपूर्ण लक्षद्वीप को अलग करता है क्या, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है मतलब यहाँ आएगा 8 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप समूह को किससे, मालदीव से अलग करता है। आगे देखते हैं 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार, कार निकोबार को अलग करता है, मैं बता चुका हूँ। डंकन पैसेज, डंकन मार्ग ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों की, जिसमें भारत का अफवाह तंत्र हम देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो भारत की ये आपको नदियों का थोड़ा सा मैप बता देता हूँ, कहाँ से कौन सी नदी जाती है। ठीक है, मानसरोवर लेक से हमें दो नदियाँ देखने को मिलती है। कौन सी, एक सिंधु सतलुज यहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से सारी नदियाँ आपको दिख रही हैं, सिंधु यहाँ से चली गई, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ये सारी नदियाँ हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैप वाइज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये रोक के ये मैप पे बहुत अच्छे से जूम करिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा कि कौन सी नदी कौन से स्टेट में बह रही है, कौन से राज्य में बह रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, और बाकी हम पढ़ने तो बहुत अच्छे से वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर माही हो गई, साबरमती हो गई, नर्मदा ताप्ती हो गई, गोदावरी हो गई, बैनगंगा हो गई, कृष्णा हो गई, पेन्नार हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी चीज़, साबरमती नदी हो गई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब उससे पहले हम बात करते हैं भारत में अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह किसी क्षेत्र में एक नदी व्यवस्था के मार्ग को संदर्भित करता है। ठीक है, नदी की जो व्यवस्था है उसके मार्ग को संदर्भित करता है क्या, अफवाह। अफवाह नदी एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करती है जो एक नदी व्यवस्था द्वारा जल निकासी करती है, अर्थात अपनी सहायक नदियों के साथ प्रमुख नदी। ठीक है, ये प्रमुख नदी है, इसकी ये सहायक नदी आके इससे जोड़ रही है। अफवाह तंत्र जल निकासी के मार्ग समूह को संदर्भित करती है, अर्थात मूल नदी और इसकी सहायक नदी के मार्ग को बताती है अफवाह तंत्र। ठीक है, भूगर्भिक काल के समय का कार्य अपवहनीय प्रतिरूप की विशेषताओं को निर्धारित करता है। अपवहन प्रतिरूप की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, स्थलाकृति, ढलान, जल प्रवाह की मात्रा,
चट्टान की प्रकृति और संरचना, ये क्या है, अपवन प्रतिरूप की विशेषता है। अब अपवन प्रतिरूप देखते हैं क्या होता है। अपवाह प्रतिरूप नदियों के मार्ग और आकार के आधार पर बनते हैं जो अफवाह घाटी का एक भाग बनाते हैं। ठीक है, अफवाह प्रतिरूप वो होते हैं नदियों के मार्ग और आकार के हिसाब से बनते हैं और घाटी का एक मार्ग का निर्माण करते हैं, मार्ग को बनाते हैं। नदी प्रतिरूप संरचना के आधार पर अफवाह प्रतिरूप को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, एक प्रतिकूल प्रकार या प्रतिकूल अपवाह प्रतिरूप और दूसरा अनुकूल अपवाह प्रतिरूप। चलो दोनों एक बार देख लेते हैं। अनुकूल अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। अनुकूल अपवाह प्रतिरूप में नदियां एक क्षेत्र की ढलान और स्थलाकृति के अनुसार अपना मार्ग बदलती हैं। ठीक है, मतलब हिमालय क्षेत्र में क्या है, ये क्षेत्र यहाँ पर ऊंचाई पर है, पहाड़ से निकली तो ढलान है, तो ढलान के हिसाब से ढलान ऐसी जा रही है तो ये अपना मार्ग ढलान के हिसाब से बदलती हैं। ठीक है, और स्थलाकृति में अगर देखते हैं कहीं पर पहाड़ दिख रहा है तो साइड से निकल जाती हैं, तो अपना मार्ग बदल लेती हैं, वो पहाड़ को काट के नहीं निकलती। ठीक है, और अनुकूल प्रवाह प्रतिरूप को निम्न प्रकार में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं हमें, अनुगामी नदियाँ, उत्तरगामी नदियाँ, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जालीदार अपवाह प्रतिरूप, रेडियल अपवाह प्रतिरूप, अविकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि अनुगामी नदियों में एक क्षेत्र की सामान्य ढलान के माध्यम से ये नदियाँ बहती हैं। यह अपवाह प्रतिरूप ज़्यादातर मुख्य नदियों में होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं, गोदावरी नदी, कावेरी नदी आदि। अब उत्तरगामी नदियों में ढलान के साथ ऊर्ध्वाधर और पार्श्व क्षरण द्वारा मूल धारा के निर्माण के बाद सहायक धाराएं बनती हैं। उदाहरण इसमें कौन कौन से, केन नदी और चंबल नदी। वृक्षाकार अपवाह क्या होता है कि मूल नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रवाह का रूप पेड़ की शाखाओं की तरह दिखता है। जैसे एक मूल नदी हो गई और ऐसे 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 दिख रहा है तो पेड़ की शाखाओं की तरह दिख रहा है। ये कौन सी नदी, इसमें हम मान सकते हैं महानदी, गोदावरी और सिंधु नदी। जालीदार अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियाँ, बाद की नदियाँ मूल नदी से समकोण पर मिलती हैं। समकोण पर मिलती मतलब ये जा रही है और ऐसे मिल गई, और सहायक नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ही बहती हैं और आगे जाके 90 डिग्री पे मिल जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जालीदार अपवाह प्रतिरूप देखते हैं। और रेडियल अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ एक सामान्य क्षेत्र में निकलती हैं और स्रोत क्षेत्र के सभी दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण अमरकंटक पठार, वहाँ से निकलती हैं और स्रोत के सभी दिशाओं में बह जाती हैं। ठीक है, और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ विभिन्न दिशाओं से एक सामान्य क्षेत्र में निकलती हैं। उदाहरण कौन सी, लोकटक झील और मणिपुर, यहाँ एक सामान्य क्षेत्र में निकलती हैं विभिन्न दिशाओं से। हम देखते हैं डेंड्रिस्टिक ड्रेनेज में देखते हैं तो ट्रिब्यूटरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मेन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इसमें क्या ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल रही हैं। अब ट्रेल्स ड्रेनेज में क्या देखने को मिल रहा है, रेजेस ऑफ रेजिस्टेंस रॉक्स, मतलब रॉक्स से काट के मतलब इनने अपना मार्ग परिवर्तन कर रखा है इसमें। बाद में रेक्टेंगल ड्रेनेज में हमें देखने को मिल रहा है कि यही चीज़ें 90 डिग्री पे आके ये चीज़ें मिल रही हैं। रेडियल ड्रेनेज में मतलब पहाड़ से निकल रही हो, चारों साइड ये बह रही हैं। ठीक है, सेंट्रल अपलिफ्ट इसमें होता है। ठीक है, अब भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से, एक आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, हिमालयी नदी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बता देता हूँ कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र क्या होता है। तो विभिन्न भूखंड, हिमालय सबसे पहले पढ़ते हैं तो क्या है उसमें कि विभिन्न भूखंडीय काल खंड में हिमालय के उत्थापन के परिणाम स्वरूप हिमालयी नदियों के वर्तमान अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके आधार पर हिमालय की नदियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह जल विभाजन, जल संभर और इन नदियों की मार्ग में अलग अलग समय बदलाव आए हैं और इस वलन से कई नदियों का निर्माण होता चला गया है। ठीक है, आपको पता है हिमालय का भी निर्माण हो रहा है, तो जैसे जैसे उसका निर्माण हो रहा है तो इनकी नदियों के मार्ग में भी परिवर्तन हुए हैं और उससे कई नदियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और हिमालय में 3 प्रमुख नदी तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये हम आगे जाके एक एक करके पूरे नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। और दूसरा देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, प्रायद्वीपीय नदियों की दिशा और मार्ग विभिन्न भौगोलिक घटनाओं जैसे अवतलन, हिमालय की उथल पुथल, प्रायद्वीपीय भारत के झुकाव से गुजरने के बाद विकसित होता है। ठीक है, पश्चिम घाट एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम से निकल के अधिकांश भारत की नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और कुछ जो पश्चिम में बहती हैं वह अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, क्योंकि पश्चिम में हमें अरब सागर देखने को मिलता है। जिनमें कुछ अपवाद हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं। इन नदियों के नदी मार्ग की विशेषताओं जैसे निश्चित दिशा, घुमाव का होना इत्यादि यह दर्शाता है कि ये नदियाँ हिमालयी नदियों से पुरानी हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो हिमालयन नदियों से पुरानी हैं और हिमालयन नदियाँ
अभी नहीं दिया है इनका, तो अभी निर्माण ही चल रहा है। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद सिंधु, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र। तो आपको क्या करना है, आप आपके नोट्स बना ही रहे होंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आशा करता हूँ कि आप पक्का इस चीज़ को बना रहे होंगे। और आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर बार बार देखना है। कोई भी इसमें आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछेगा, और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे चैनल स्टडी IQ CS पर मिल जाएगी। तो आपको अगर आपको स्टडी IQ CS चैनल ना मिले तो आपको लिंक प्रोवाइड की गई है नीचे, तो आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपके नोट्स ज़रूर खुद ही बनाना है, क्योंकि किसी जंग पे जाने से पहले हमारे पास खुद के हथियार होना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम एक जंग जैसा है, और अगर हमारे पास हमारे हथियार नहीं होंगे तो हम वैसे ही कई लोगों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।